हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। साइंस का नेक्स्ट चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर का नोट्स लेकर के आया हूं। कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इस नोट्स के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट, इसलिए आप इस नोट्स को अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। और इससे पहले अगर 5 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय में जो सबसे पहला टॉपिक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतु का कहने का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं। जीव जंतु में कौन कौन आते हैं? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, ये सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को याद करा दूंगा स्टूडेंट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है जंतु तंत्रिका तंत्र। तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? तो देखिए, मानव शरीर के किसी भी अंग के द्वारा वातावरण में हो रहे क्रियाकलापों से, ठीक है, वातावरण में जितने भी तरह के क्रियाकलाप हो रहा है उसके अनुसार अंग जो है, हमारे शरीर का अंग ढल जाता है और सामंजस्य स्थापित करता है, उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको किसी चीज से को छुए और छूने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा जोर से गर्म था, इसके वजह से झटका लगा, तो आप हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो हाथ को पीछे खींचते हैं तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र ही है जो बताता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज खट्टा है, ये चीज मीठा है, जितने भी तरह के हैं, ठीक है, ये लाल है, ये हरा है, सभी तंत्रिका तंत्र ही हम लोगों को संकेत करता है, बताता है। हमारे आसपास हो रही सभी सूचनाएं हमारे ज्ञानेंद्रियां लगाती है। तो हमारे ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से? कान है, नाक है, जीभ है, ठीक है, आंख है, ये सारे हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। स्वाद का पता रस संवेदी ग्राही एवं गंध का पता घ्राण ग्राही लगाते हैं। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक किसको कहते हैं? तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन का एक बहुत ही संगठित जाल होता है, उसी को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। देखिए, मैं एक तंत्रिका ऊतक का फोटो बनाया हूं, इस प्रकार से होता है। तो ये जो देख रहे हैं जड़नुमा, ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है कि जितने भी तरह के सूचनाएं भेजना होता है, इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा यहाँ से भेजता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तंत्रिकाएं इस प्रकार से जुड़ी होती है, 2 3 4 5, इस प्रकार से लाखों की संख्या में तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है जुड़ी हुई है और इसके बीच में जो जगह गैपिंग है उसी को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका ऊतक में एक केंद्र होता है, और जो ये जड़नुमा देख रहे हैं उसी को दुर्मिका के नाम से जाना जाता है, इसको दुर्मिका बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आगे हमारा है तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को दुर्मिका सिरे द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो जितने प्रकार के सूचनाएं हैं वो तंत्रिका कोशिका में दुर्मिका के द्वारा ही उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। इसी जड़नुमा संरचना में हमारा सूचनाएं प्राप्त होती है, और वो क्या करती है? इस प्रकार से यहाँ पे मस्तिष्क तक भेजती है। यहाँ पे मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है यह दुर्मिका, सूचनाओं को इकट्ठा करके। आगे मेरा है प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं? तो पर्यावरण में किसी घटना के फलस्वरूप, तो पर्यावरण में कोई भी घटना घटता है तो अचानक हम क्या करते हैं? अनुक्रिया देते हैं। अचानक अनुक्रिया देने का मतलब है कि हम वहां से अपना हाथ को हटा लेते हैं, या वहां से हम अपना पैर को हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती का क्रिया का कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है, ये हमारा मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है, और इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया को ऐच्छिक क्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें उदाहरण के लिए मैंने लिया है कि आग की लौ में हाथ जाने पर अचानक हाथ को पीछे खींचना, तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं, और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
तो आप इसमें इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण मेरा है आंख के पलक का झपकना। तो हम आंख का पलक है वो ऑटोमेटिक झपकते रहता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं कि अभी झपकना है कि नहीं झपकना है, वो ऑटोमेटिक झपकते रहता है। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण में नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के ऐच्छिक क्रिया के नियंत्रण में नहीं होता है। मतलब कहने का है कि ऐच्छिक क्रिया का किसको कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है। जैसे हमको चलना, तो चलना हमारे इच्छा के अनुसार है। हमको चलने का मन किया तो चले, दौड़ने का मन किया तो दौड़े, ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण नहीं करती है। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया में ग्रंथीय स्राव या पेशीय गति होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित तंत्रिका द्वारा किया जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो अग्रभाग। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर वाला में पूछता है स्टूडेंट, इसलिए आप इसको भी टिक कर लीजिएगा। तो अग्रभाग में उपस्थित होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद है यह सभी हिस्से से संकेत प्राप्त कर उन पर अनुक्रिया से पहले संकेत भेजता है। देखिए, अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क का बनावट किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो मानव मस्तिष्क शरीर के सभी हिस्सों से सूचनाओं को प्राप्त करता है एवं संदेश को पेशियों तक भेजता है। मस्तिष्क सभी सूचनाओं के आधार पर निर्णय देने का कार्य करता है। तो सूचनाओं के आधार पर हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों को क्या निर्णय लेना है, क्या करना है। तो ये सारे क्रियाएं हमारा मानव मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके आगे है यह हमें सोचने की शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क जो है हमारा मानव मस्तिष्क वो सोचने की शक्ति प्रदान करता है। अगला हमारा पॉइंट है मानव में क्रियाएं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है हम इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, पकड़ना, खाना, ये सभी हमारा इच्छा अनुसार होता है। उसके बाद एक है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक मतलब कि मेरे इच्छा के अनुसार न होने वाला। तो इसे हम अपनी इच्छाओं से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे आग में जलने पर हाथ का पीछे खींचना, पलक का झपकना, ये सभी हमारे अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया भी हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग। तो मानव मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं और क्या क्या कार्य है। तो मानव मस्तिष्क हड्डियों का एक मजबूत ढांचा से बना होता है जो मानव मस्तिष्क के अंदर उपस्थित संवेदनशील तंत्रिका ग्रंथियों को चोट लगने से बचाता है। तो जो मानव मस्तिष्क है वो हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है, गोल ढांचा होता है, जिसके अंदर में मस्तिष्क के अंदर में अनेक भाग होते हैं और वे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? संवेदनशील होते हैं। तो इन संवेदनशील तंत्रिका ग्रंथियों को मानव मस्तिष्क क्या करता है? चोट लगने से बचाता है। मानव मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये हमारा बीच में होता है। और ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये पीछे का होता है हिस्सा, पीछे का हिस्सा। और ये मेरुरज्जु जो है वो मेरुरज्जु हमारा अनुमस्तिष्क का ही भाग है। मेरुरज्जु से ही तंत्रिका तंत्र कनेक्टेड रहता है और पूरे शरीर से सूचनाओं को प्राप्त करता है। उसके बाद मेंडुला है। ये हमारे मानव मस्तिष्क के भाग हो गए। अब मैं सेपरेट इसको पढ़ाता हूँ, समझाते जाता हूँ। देखिए, मेरा पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र का मतलब कहने का है कि आगे वाला भाग, मस्तिष्क के आगे वाला भाग, माथा वाला भाग। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं। इससे मिलकर अग्र मस्तिष्क बनता है। सूंघना,
देखना, सुनना अग्र मस्तिष्क में होता है। तो सूंघने का काम, देखने का काम, सुनने का काम, ये सारे काम कहाँ पे होता है? हमारा अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क के आगे वाला भाग में होता है। उसके बाद है स्टूडेंट सेरेब्रम। ये क्वेश्चन तो VBI है, इसको आप अपने कॉपी में VBI कर लीजिएगा। तो सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। भूख लगना भी अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। तो जब भी हम लोगों को भूख लगता है तो ये सूचना हम लोगों को दिमाग में कौन देता है? मस्तिष्क में कौन देता है? तो अग्र मस्तिष्क ही बताता है हम लोगों को कि भूख लग गया है। और भूख लगने के बाद में संकेत क्या देता है स्टूडेंट? तो कुछ तो संकेत देता होगा कि जिससे हम लोगों को पता चले कि भूख लग गया है। तो भूख लगने का संकेत है मुंह में पानी आना। तो जब भी हम लोगों को भूख लगता है तो मुंह में पानी आने लगता है। सांस लेना, भोजन का पचाना भी अनैच्छिक क्रिया है। हमें ये सब करने के लिए याद नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारा पीछे वाला प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण में छूट गया था। तो ये अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है सांस लेना, भोजन का पचाना। ये सब के लिए भी हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता है कि चलिए मैं सांस ले लेता हूँ, चलिए मैं भोजन को थोड़ा पचा लेता हूँ। ऐसा हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ये हमारा अनैच्छिक क्रिया है और इसके लिए हम लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे है स्टूडेंट मेरा पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क हमारा दिमाग का, हमारा मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है। तो पश्च मस्तिष्क कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे लार रस का आना, ये पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है रक्त दाब का भी नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे क्या होता है? पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेंडुला होता है। मेंडुला के द्वारा ही हमारा लार का आना और रक्त दाब को नियंत्रित किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है कुछ क्रियाएं जैसे साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना, मस्तिष्क के पीछे का भाग द्वारा ही नियंत्रित होता है। और ये पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क एक अलग से भाग होता है, वही इसका नियंत्रण करता है कि हमको साइकिल चलाना है, सीधी रेखा में चलना है, हमको यहाँ से मुड़ना है, ठीक है, बायां मुड़ना है, दायां मुड़ना है। ये सारा हमारा अनुमस्तिष्क का नियंत्रण में होता है। उसके बाद हमारा अगला है पश्च मस्तिष्क का एक और भाग है पोन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्वसन क्रिया का मतलब होता है कि हमारा सांस लेना, छोड़ना, ये हमारा क्या है? पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला मेरा एक और भाग है पश्च मस्तिष्क का मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ऑब्लिंगुएटा में प्रारंभ होकर केसुरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर जाता है। तो ये जो है स्टूडेंट देखिए, ये हमारा यहाँ पे खोपड़ी है हमारा, ये हमारा मस्तिष्क है। तो इसी जगह पे हमारा क्या होता है? मेरु रज्जु होता है। ये मेरु रज्जु यहीं पे होता है और यहीं से हमारा एक इस प्रकार से वायर गया हुआ रहता है, ये पीठ से होकर के। और पीठ में हम लोग को जानते हैं कि ये हमारा रीढ़ की हड्डी होता है और रीढ़ के हड्डी के जस्ट अंदर सट के ही इसी प्रकार से मेरु रज्जु हमारा गया हुआ रहता है, जो क्या करता है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। और मेरु रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। उसके बाद हमारा अगला है मध्य मस्तिष्क। ये हमारा मस्तिष्क का बीच वाला भाग होता है। यह 4 पिंडों में बटा होता है, कार्पोस, क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। इसमें 4 पिंड कौन कौन होते हैं? 2 सुनने के लिए तथा 2 देखने के लिए। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है तंत्रिका तंत्र के बारे में, फुल डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं पादपों में समन्वय। पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि पादपों में हमारे जैसा सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और हमारे अंदर में जिस प्रकार से पेशियां अपने आकार को बदलती है, किसी कार्य के प्रति हम अपना आकार को बदल लेती है, ये हमारा कार्य पादपों में नहीं होता है स्टूडेंट। तो
पादपों में क्या होता है, समन्वय का कार्य होता है। तो मानव शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र होती है, लेकिन पादपों में न किसी प्रकार के पेशीय होती है और न ही तंत्रिका तंत्र होती है, फिर भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे फिर भी ये क्या करते हैं, समन्वय का कार्य करते हैं, उद्दीपन के प्रति अपना संवेदनशील होते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा का आप लोग छुइएगा तो छूने के बाद क्या होगा कि वो मुरझा जाएगा, उसका पत्ता सभी के सभी आपस में मुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पेड़ की जड़ें, पेड़ की जड़ जो है वो जमीन के नीचे अंदर की ओर जाती है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी वो अंदर की ओर ही जाती है। पौधों की वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होती है। उसके बाद है अनुवर्तन, पौधे के भागों का उद्दीपन के दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। पौधों के जितने भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, उद्दीपन के दिशा में, अलग अलग दिशाओं में, कोई सूर्य के प्रकाश की ओर जा रहा है, कोई जड़ की ओर जा रहा है, कोई जल की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अनेक पौधे के भाग जो हैं अलग अलग दिशाओं में उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं। जैसे हमारा पहला है प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रकाश की दिशा में गति करना। तने, तने क्या होते हैं, वो प्रकाश की दिशा की ओर ही झुक जाते हैं। जैसे आप कभी भी खिड़की के सामने अगर पौधा लगा देते हैं या बोतल में पौधा लगा देते हैं तो क्या होता है, वो प्रकाश की, सूरज की किरणें जिधर से आ रही है उधर ही मुड़ जाती है, उसके तने उधर ही मुड़ जाती है। उसके बाद है गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि पेड़ की जड़ें जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन की ओर जाते हैं, तो ये क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होते हैं। तो गुरुत्वानुवर्तन ये दो तरह के होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर कौन कौन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर हमारा जड़ होता है, और गुरुत्वाकर्षण के उल्टा दिशा की ओर कौन होता है, हमारा तना होता है। उसके बाद है जलानुवर्तन, जलानुवर्तन में जल की दिशा की ओर गति। जैसे जड़, जड़ क्या करते हैं, जल जिधर रहेगा, जिस ओर पानी रहेगा उसी ओर हमारा जड़ें जो है मुड़ जाती है और जल को भोजन पकाने के लिए उसको अनुशोषित करती है। उसके बाद है रसायनुवर्तन, प्राग नलिका से जो अंडाशय निकलती है वो क्या होता है, बीजांड की ओर जाती है। देखिए मैंने एक फोटो बनाया हूं जिसमें मैं दिखाया आपको, देखिए खिड़की के सामने कोई पौधा रख देंगे, इस प्रकार से सीधा जाने के बजाय वो क्या करेगा, सूर्य की दिशा की ओर में इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो इसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस जड़ को हम गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। और देखिए उल्टा भी कर देने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, सूर्य की प्रकाश की ओर ही जा रहा है, तो ये गुरुत्वानुवर्तन के उल्टी दिशा में कार्य कर रहा है और जड़ हमारा गुरुत्वानुवर्तन के सीधी दिशा में कार्य कर रहा है। तो यही होता है हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। तो पादपों में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं और हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो पादप हार्मोन, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन जो पौधों में वृद्धि करता है, जिसे वृद्धि प्रवर्धक भी कहते हैं। तो पेड़ पौधों में वृद्धि का कार्य कौन करते हैं, जैसे फल को छोटा से बड़ा होना, तना का छोटा से बड़ा होना, पत्ती का बड़ा होना, ये सारे क्या होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं। उसके बाद एक है वृद्धि रोधी हार्मोन, जो पौधे के वृद्धि को रोकता है। वृद्धि रोधी हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि ये बढ़ते जाएंगे तो वो टूट जाएगा, वो मोटा नहीं होगा, वो हमारा शाखान्वित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से तो रोधी का भी होना आवश्यक है, जिससे पौधों का हाइट डिसाइड होता है कि ये पौधा कितना हाइट तक बढ़ेगा। उसके बाद है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के कुछ उदाहरण। तो किस हार्मोन का क्या कार्य होता है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कार्य होता है, यह मुख्य हार्मोन होता है जो पौधों में अंकुरन एवं वृद्धि का कार्य करता है। तो पौधों में अंकुरन का कार्य कौन करता है स्टूडेंट, जिब्रेलिन करता है। और ये हमारा टॉपिक जो है वो VBI है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को पूरा आप रट लीजिएगा, पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। तो जिब्रेलिन का कार्य होता है पौधों में वृद्धि करना और बीज का अंकुरन करना।
ये बीज का अंकुरन हमारा ज्यादा पूछता है। अंकुरन का कार्य हमारा कौन करता है? जिब्रेलिन। अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह हार्मोन कोशिकाओं का विभाजन करता है। उसके बाद है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है स्टूडेंट? सूर्य की प्रकाश को संसूचित डिटेक्ट करता है एवं सूर्य के प्रकाश की ओर उसके तनों को मोड़ देता है, उसी की तरफ वृद्धि करवाने में मदद करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? सूर्य की प्रकाश उसको पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है और वे पौधे अपना भोजन को क्या करते हैं? बना पाते हैं। अगर ये हार्मोन होगा ही नहीं तो पौधे क्या करेंगे? सीधा बढ़ेंगे, और सीधा बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा और वो पौधे वहीं पे मर जाएंगे। इसके लिए ऑक्सीजन भी होना जरूरी है, जो सूर्य की दिशा की ओर लेकर के जाता है। उसके बाद है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस का मतलब होता है ये फूल खिलाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है ट्राउमेटिन। पौधे में घाव भरने के लिए सहायता करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राउमेटिन ये क्या करता है? पेड़ के घाव भरने में सहायता करता है। उसके बाद है एब्सिलिक अम्ल, वृद्धि को रोकता है। पौधे में पाए जाने वाला एब्सिलिक अम्ल जो है वो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है और पत्तियां क्या करते हैं? मुरझा जाते हैं। ये एब्सिलिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद है एथिलीन। कि एथिलीन जो है वो फल को पकाने का कार्य करता है, और यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको उलट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को पकाने में जो प्राकृतिक रूप से अम्ल का उपयोग होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एथिलीन। और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन जिसको हम लोग कार्बेट के नाम से जानते हैं वो हमारा एसिटिलीन होता है, और यह कृत्रिम रूप से होता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को पूछेगा प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से हमारा एथिलीन होता है। उसके बाद है जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन में जंतुओं एवं मानव शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन को जंतु हार्मोन कहते हैं। ये शरीर के वृद्धि एवं विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। तो जिस प्रकार से पादपों में हार्मोन होता है उसी प्रकार से जंतुओं में भी हार्मोन होता है। तो हार्मोन जंतुओं में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं इसका मैं अलग से बना के दिखाया हूं। तथा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तथा क्या करते हैं? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। चलिए मैं आगे चार्ट को बता देता हूं। तो इस प्रकार से मैं एक चार्ट बनाया हूं, ये मेरा बुक में दिया हुआ है, जिसमें खाली स्थान को भी भरने के लिए है। तो आप खाली स्थान को भी इसी चार्ट से देख करके भर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हमारा औटू ग्रंथि में पाया जाता है। ये शरीर के औटू ग्रंथि भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पे होता है? गर्दन में। तो औटू ग्रंथि कहाँ पे होता है स्टूडेंट? ये हमारा गर्दन में होता है। और थायरॉक्सिन के कारण ही हमारा क्या हो जाता है? औटू ग्रंथि में क्या होता है? गलफड़ा हमारा फूल जाता है, इसी हार्मोन के अधिकता के कारण। ठीक है, थायरॉक्सिन के कारण। इसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपाचयन। ठीक है, अब हमारा दूसरा है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इसका किस ग्रंथि में पाया जाता है? ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और यह पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है स्टूडेंट? मानव मस्तिष्क में होता है, और मानव मस्तिष्क के आगे वाला भाग में होता है। तो शरीर का वृद्धि व विकास का नियंत्रण हमारा वृद्धि हार्मोन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा है एड्रीनलिन। यह अधिवृक्क में पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि में पाया जाता है, और इसका स्थान होता है वृक्क, किडनी में, वृक्क में होता है। और इसका कार्य क्या होता है? बीपी एवं हृदय का धड़कन का नियंत्रण। तो बीपी एवं हृदय धड़कन का नियंत्रण एड्रिनल हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे अपने आप में क्वेश्चन ही है स्टूडेंट। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये लिंग हार्मोन है, और ये हमारा पुरुष में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे पाया जाता है? पुरुष में लिंग हार्मोन है। ये विरसन में पाया जाता है और कमर के नीचे। यौन संबंधी परिवर्तन का नियंत्रण। उसी प्रकार से हमारा एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन हमारा मादा शरीर में पाया जाता है, और यह अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है,
और यह भी कमर के नीचे होता है और यह भी औन संबंधी परिवर्तन का नियंत्रण करती है। उसके बाद हमारा इंसुलिन आता है। तो इंसुलिन जो है वो कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, अग्नाशय ग्रंथि में होता है। और इसका स्थान कहाँ होता है, उदर में। उदर मतलब पेट में, इसको पेट में भी हम लिख सकते हैं, पेट में, ठीक है। और यह क्या करता है, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है रक्त में, ठीक है। अगर हमारा शरीर में शर्करा का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, डायबिटीज पेशेंट बन जाते हैं। शर्करा की मात्रा अधिक होने पर, शर्करा की मात्रा अधिक होने पर डायबिटीज होता है, डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोट्स 10 क्लास के आप लोगों को मिले और आप इस नोट्स को पढ़ करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। धन्यवाद।